रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा सफल मानी जा रही है। उनके इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को और बूस्ट मिला है। रूसी राष्ट्रपति सुबह ही राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माल्यार्पण किया, जिसके बाद विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा, गांधी ने जिस नए और ज्यादा न्यायपूर्ण वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगाया था वो आज बन रहा है। राजघाट से पुतिन सीधे हैदराबाद हाउस पहुंचे, जहां उनकी और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सामरिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि रूस और यूक्रेन जल्द ही शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि मजबूती से शांति के पक्ष में खड़ा है। इस पर पुतिन ने भी कहा कि रूस शांति चाहता है। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत रूस के बीच हुई कई समझौतों को आदान प्रदान किया, जिसके तहत भारत और रूस के बीच कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट, अस्थायी श्रमिक गतिविधियों पर समझौता, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर समझौता, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट, पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन पर समझौता, फर्टिलाइजर पर एग्रीमेंट। पीएम मोदी ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन के फ्री ई टूरिस्ट वीजा का ऐलान किया, तो राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को ईंधन की लगातार और बिना रुकावट आपूर्ति जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने गर्मजोशी भरे और आतिथ्यपूर्ण स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का भारत के प्रति उनकी गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन भारत रूस की दोस्ती ध्रुवतारी की तरह बनी रही। पुतिन के इस दौरे को पश्चिमी देशों के लिए बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत पर रूस से संबंध तोड़ने का दबाव बना रहे थे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन काफी हंगामेदार रहा। संसद में एयरलाइन इंडिगो से लेकर पॉल्यूशन तक कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। विपक्षी दलों के सांसदों ने इंडिगो संकट और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत में गिरावट पर चर्चा की मांग की। विपक्ष ने किसान, वक्फ समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी की। इस दौरान टीएमसी सांसदों ने पश्चिम बंगाल को 52,000 करोड़ रुपए का मनरेगा फंड जारी करने के लिए संसद में विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी ने केंद्र पर मनरेगा और बाकी केंद्रीय योजनाओं के तहत बंगाल के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बकाया फंड को जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया। संसद परिसर में सांसद सौगत रॉय ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक केंद्र सरकार बंगाल का वास्तविक पैसा वापस नहीं करती, तब तक टीएमसी का आंदोलन संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ संसद में डीएमके सांसद टीआर बालू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस देखी गई। दरअसल टीआर बालू ने एक मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए एक हाईकोर्ट के जज को सीधे तौर पर संघ का जज बता दिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई, जिससे बवाल मच गया। किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए टीआर बालू के बयान को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और माफी की मांग की। इधर राज्यसभा में विपक्ष ने इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन ठप होने के मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने 10 मिनट डिलीवरी पर सेवाओं पर प्रतिबंध की मांग की। तो कांग्रेस ने उम्मीद पोर्टल में वक्फ प्रॉपर्टी डालने की तारीख को कम से कम 6 महीने तक बढ़ाए जाने की मांग की। ऐसे में मोदी सरकार चौतरफा घिरती दिखाई दी। इंडिगो एयरलाइन का संकट गहराता ही जा रहा है। अब तक एयरलाइन की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं, जिससे पैसेंजर्स काफी परेशान हैं। विपक्ष भी इस मामले पर एक्टिव नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले पर मोदी सरकार को घेरा और इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी ने अपने एक पुराने लेख को साझा करते हुए एक्स पर लिखा, इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार का। राहुल के रिएक्शन के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक पत्र लिखकर इस मुद्दे को संसद तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने राज्यसभा के नियम 180 का हवाला देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान कई बिंदुओं पर खींचा। उनकी लिखी चिट्ठी में इंडिगो एयरलाइन में उड़ानों में गड़बड़ी, यात्रियों की परेशानी, उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल, एयरलाइन की तकनीकी समस्या, क्रू की कमी और परिचालन की दिक्कत शामिल है। संसद में विपक्ष की तरफ से सवाल किया गया कि डीजीसीए ने बिना तैयारी के ही फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम क्यों लागू किया। विपक्ष के भारी विरोध के बाद डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम में ढील दी है और नियम वापस लिया है। डीजीसीए ने कहा कि ऑपरेशनल दिक्कतों और विभिन्न एयरलाइनों से मिले सुझावों को देखते हुए पिछले निर्देश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाता है। जैसा आप जानते हैं कि डीजीसीए ने पहले निर्देश दिए थे कि साप्ताहिक आराम की जगह कोई छुट्टी नहीं ली जा सकती। एयरलाइन ने इस परेशानी के लिए माफी मांगी है। कंपनी ने बताया कि जिन यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द हुई है, उन्हें खाने पीने का सामान, फ्लाइट रीबुक कराने के विकल्प, होटल में ठहरने की सुविधा, सामान वापस पाने में मदद और पूरा रिफंड दिया जा रहा है। सूर्यकांत की एक टिप्पणी पर बवाल मच गया है। बड़ी संख्या में वकील, पूर्व जज और न्याय व्यवस्था से जुड़े संगठनों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सीजे सूर्यकांत के नाम एक ओपन लेटर लिखा है और रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ी उनकी टिप्पणी को अनुचित करार देते हुए उस पर चिंता जाहिर की है। चिट्ठी में लिखा गया है
कि सीजेआई सिर्फ एक कानूनी अधिकारी नहीं है, बल्कि गरीबों के अधिकारों के संरक्षक और अंतिम निर्णायक भी हैं, जिनके शब्दों का देश की अंतरात्मा पर असर होता है और इसका व्यापक प्रभाव भी पड़ता है। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत ने 2 दिसंबर को भारत में रह रहे रोहिंग्या के कानूनी दर्जे पर सुनवाई करते हुए कहा था कि क्या भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित करने का कोई आदेश जारी किया है? क्या घुसपैठियों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए, जबकि देश के अपने नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं? उनकी इस टिप्पणी पर अब वकीलों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि ऐसी टिप्पणियां रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारियों के खिलाफ बेंच की तरफ से पक्षपात किए जाने की आशंका पैदा करती हैं और इस चिंता का कारण बनती हैं कि जब हमारे बीच सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की बात आती है तो वो न्यायपालिका में जनता के विश्वास और भरोसे पर बुरा असर डालेंगी। उन्होंने इस खत में आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट और आपके कार्यालय की गरिमा को केवल फैसलों या प्रशासनिक उपायों की संख्या से नहीं मापा जाता है, बल्कि उन फैसलों को जिन मानवता के साथ दिया और माना जाता है उससे मापा जाता है। खत पर हस्ताक्षर करने वालों में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस AP शाह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत कई जाने माने चेहरे शामिल हैं। उनका कहना है कि भारत में शरणार्थियों को प्रवासियों से अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की एक लंबी परंपरा रही है। देश ने तिब्बतियों को मानवीय सुरक्षा प्रदान की है। अब देखना यह होगा कि सीजेआई सूर्यकांत इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। कि नीतीश कुमार के ज्ञान, विज्ञान और ईमान ने बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ाया है। आज चारा घोटाला और बालू घोटाला नहीं होता है। नीतीश कुमार में ईमान का संकट नहीं है, इसलिए पैसे का प्रबंध भी होगा। पहले सिर्फ आलू, लालू और बालू की बात होती थी। उनके इस बयान पर विपक्ष के सदस्य भड़क गए और विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के पूरक बजट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। आप जानते ही हैं कि 5 दिनों के इस सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। आखिरी दिन स्पीकर प्रेम कुमार ने सहयोग के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन से गायब रहने का मुद्दा भी गर्म रहा। सत्र में विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रेम कुमार स्पीकर तो नरेंद्र नारायण यादव डिप्टी स्पीकर निर्वाचित किए गए। इस छोटे से सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहे, जिससे सत्ता पक्ष ने मुद्दा बना लिया है। तो वहीं सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और राज्य के पूरक बजट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अंतिम दिन कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद 18वीं बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन घोषित कर दिया गया। इसकी घोषणा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सभी सदस्यों को आगामी नववर्ष 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं दी। अब बिहार विधानसभा का अगला सत्र साल 2026 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए एजेंडे, विधेयक और बजट सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होने की संभावना है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में गुजरात से सामने आई आंकड़ों ने चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही उजागर की है। गुजरात के मुख्य चुनावी अधिकारी की रिलीज के मुताबिक राज्य की मौजूदा वोटर लिस्ट में अभी भी 17 लाख से ज्यादा मृत वोटर्स के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 6.14 लाख से ज्यादा वोटर्स गायब और 30 लाख से ज्यादा स्थायी रूप से स्थानांतरित वोटरों को लिस्ट से हटाया ही नहीं गया है। साथ ही 3.25 लाख से ज्यादा रिपीटेड वोटर्स भी मिले हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने खुद ये आंकड़े जारी किए हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट रखने का दावा करता रहा है, तो वहीं 17 लाख मृत वोटर्स का नाम लिस्ट में रहना कई सवाल खड़े करता है। पूछा जा रहा है कि ये चुनाव आयोग की लापरवाही है या फिर किसी के इशारे पर किया गया काम। वहीं SIR विवाद दूसरे राज्यों में भी जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में चल रहे SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग से बड़ी मांगे कर दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, SIR पर सीधी मांग, उत्तर प्रदेश में कितने % SIR हुआ है, इसका आंकड़ा आज प्रकाशित किया जाए। DLO पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त अधिकृत लोगों को समयावधि के अनुरूप इस काम पर लगाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि सत्ताधारियों के दल और उनके संगी साथी पिछले दरवाजे से इस काम में अब नहीं है और न आगे कभी होंगे। इस बात की पक्की जांच पड़ताल हो कि हर विधानसभा में पीडीए समाज के कितने लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की जा रही है। हर हाल में इसे होने से रोका जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव की ये मांग बीएलओ पर काम के बढ़ते दबाव और विपक्ष की तरफ से समय सीमा बढ़ाने की मांग के बीच आई है। इन गंभीर सवालों और राजनीतिक दबाव के चलते अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कितनी तत्परता से अपनी ये गलती सुधारता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसकी मुसीबतें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कई जगह रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिससे राज्य और केंद्र सरकार पर काले बादल मंडराने लगे। किसानों की तरफ से फिरोजपुर, जालंधर, अमृतसर समेत कई जगह ट्रैक पर धरना दिया गया।
इस दौरान फिरोजपुर में ट्रैक पर बैठे किसानों की पुलिस से झड़प भी हो गई। जालंधर में पुलिस ने जहां कई किसानों को डिटेन किया, तो वहीं लुधियाना में भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण ट्रैक बाधित नहीं हो पाया। दूसरी तरफ किसानों ने अमृतसर के देवीदासपुरी में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और सैकड़ों की संख्या में धरना देने पहुंचे, जिसके कारण कई ट्रेनें भी कैंसिल की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले किसानों ने ऐलान किया था कि 5 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों के ऐलान का पता चलते ही पंजाब पुलिस कई किसान नेताओं के घर पहुंच गई और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। तो वहीं दिलबाग सिंह, मक्खन सिंह और सुखदेव मंगली जैसे नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया गया, जिसे लेकर भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस ने रात से ही रेड शुरू कर दी। भगवंत मान मोदी सरकार का दूसरा चेहरा है। आपको याद होगा कि किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण पंधेर ने हाल ही में कहा था कि एमएसपी की गारंटी के कानून समेत किसानों की कई मांगों पर केंद्र और पंजाब सरकार की तरफ से फैसला नहीं लिया गया है। इसकी वजह से किसानों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों की तरफ से केंद्र से एमएसपी की गारंटी कानून की मांग की जा रही है। इसके अलावा बिजली सुधार बिल 2025 भी रद्द नहीं किया गया। हमारी मांग है कि प्रीपेड मीटर हटाकर पुराने मीटर लगाए जाए। पंजाब की आप सरकार के सार्वजनिक संपत्तियों को जबरन बेचने, किसानों मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी और अन्य समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के सरकार के खिलाफ इतने बड़े आंदोलन के बाद अब देखना यह होगा कि क्या सरकार उनकी मांगों को लेकर फैसला लेगी।